हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान के वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं और इनके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना भी रहती है। अगर आप यूपीपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो आप पूरा देख लो। इसमें से आपको ज़्यादा नहीं तो 2 से 4 क्वेश्चन ज़रूर देखने मिलेंगे पेपर में। तो देरी ना करते हुए शुरू कर देते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। तो क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है। तो उत्तर है 22। अगला है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो उत्तर है अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है। तो उत्तर दोस्तों हिंदी का जो आधिकारिक भाषा है दोस्तों संविधान की वो कौन सी हिंदी है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत। तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 301 मतलब 300 अनुच्छेद आई। जो 343 आई है दोस्तों इसके तहत क्या है हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। अगला है कि हिंदी देश की राजभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो उत्तर दोस्तों ये अनिश्चित काल के लिए प्रदान की गई है अंग्रेजी की अनुमति। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है। तो वो है दोस्तों राज्य विधानमंडल को किसी भी राजभाषा को अंगीकार करने का अधिकार होता है। अगला है कि किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है। तो वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर, जिसने राजकाज के रूप में उर्दू को अंगीकार किया है। अगला है कि डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो उत्तर है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। अगला है सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो उत्तर है 21वीं अनुसूची में दोस्तों जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा का आयोग का गठन हुआ था कब। 1955 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी बीजी खेर ने की थी। अगला है कि 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तर है बीजी खेर थे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो किस में करेगा दोस्तों वो है अनुच्छेद 350 ए में। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया। किसमें किया गया दोस्तों जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया था। अगला है कि भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो उत्तर है जम्मू कश्मीर को राजभाषा का प्रथम दर्जा दिया गया था किसके उर्दू को। अगला है कि 8वें परिशिष्ट का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका संबंध है भाषा से। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो कितनी भाषाएं दोस्तों 22 भाषाएं हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई। तो उत्तर है संथाली भाषा 2003 में जोड़ी गई थी। अब इसके बाद दोस्तों ये प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन दिए हैं इनको भी देख लेते हैं। जिसमें क्वेश्चन दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो कौन सा है दोस्तों वो है अनुच्छेद 350 का। इसके तहत मातृभाषा शिक्षा में पर्याप्त सुविधाएं देने की व्यवस्था करेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है। तो उत्तर है 18 है 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या। और इसके बाद में इसका डिटेल दिया है कि 92 संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं सूची में
शामिल भाषाओं की संख्या कितनी 18 थी, जो इस संशोधन के बाद कितनी हो गई थी 20 हो गई थी। अब दोस्तों आपात उपबंध से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। तो उत्तर है 3 प्रकार की। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो उत्तर है अनुच्छेद 352 के तहत। अगला है कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था। तो उत्तर है 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई थी। उत्तर है 3 दिसंबर 1971 को हुई थी, बांग्लादेश की आज़ादी के समय। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है। तो अभी बताया था कितने 3 प्रकार के आपातकाल की सोच है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो उत्तर है आंतरिक शांति को खतरा, इसके आधार पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता है। अगला है कि भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। किसका खतरा है दोस्तों? इसमें बाहरी आक्रमण का है, आंतरिक अशांति का है, सशस्त्र विद्रोह का या सांप्रदायिक संघर्ष का है। तो दोस्तों इसमें क्या है, बाहरी आक्रमण का होता है और किसका, सशस्त्र विद्रोह। इसका मतलब 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक अशांति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की थी। तो उत्तर है 25 जून 1975 को की थी। अगला कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी। तो उत्तर है आंतरिक अशांति के आधार पर की थी। अगला है कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। तो उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। कितने, 1 माह के अंदर उसको संसद के समक्ष रखना आवश्यक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा क्या है। तो दोस्तों इसकी कोई सीमा नहीं है। अगला कि राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो क्या होता है दोस्तों, वैसे ही बनी रहती है। अगला कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो उत्तर है अनुच्छेद 356 के तहत। अगला है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है। तो उत्तर है राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर वो राष्ट्रपति की उद्घोषणा कर सकता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। दिया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है। तो उत्तर है राज्यपाल के शासन से। अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसमें राज्यपाल का शासन चलता है। अगला है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर किन कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं। तो कैसे, जो न्यायिक होते हैं ये सभी जो होते हैं राज्य के प्रशासन में आ जाते हैं। अगला है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 20 जून 1951 को लागू किया गया था। अगला है क्वेश्चन कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया। तो उत्तर है पंजाब में लागू किया गया था, पेप्सू के तहत। अगला है कि अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। तो उत्तर है जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। अगला है कि राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। किसके तहत कर सकता है, अनुच्छेद 360 के तहत। अगला कि कौन सा अनुच्छेद आपात स्थिति जिसकी उद्घोषणा अभी तक भारत में नहीं हुई है। तो दोस्तों जो वित्तीय आपातकाल होता है ये भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। अगला है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है। तो दोस्तों कभी नहीं हुई है वित्तीय आपातकाल की घोषणा। अब दोस्तों देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य विशेष प्रावधान
अब दोस्तों क्या है, अब तो जो जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था वो हट गया है। लेकिन इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे था। तो किससे था दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य से था। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था, कौन सा था, अनुच्छेद 370। अगला है कि संविधान की धारा किस 370 किस राज्य पर लागू होती है, तो किस पर, जम्मू कश्मीर पर। अगला है कि जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो उत्तर है 1957 में अंगीकृत किया गया था। अगला है कि जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है, तो उत्तर है राज्य विधान मंडल को है। अगला है कि जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था, कब, 1965 में कर दिया गया था। अगला है कि भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य देने का अभिप्राय क्या था, तो उत्तर है कश्मीर का अलग संविधान है। अगला है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की अवधि कितनी होती थी, तो दोस्तों कितनी होती थी, 6 वर्ष होती थी। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में उपबंध किया गया है, किसका किया गया है दोस्तों, ये किया गया जम्मू और कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधानों का। अगला है कि मतलब किस भारतीय राज्य का भी अपना संविधान है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था लेकिन अब नहीं रहा है। अब देख लेते हैं राजनीतिक दल से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है, तो उत्तर है बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। अगला है कि लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है, तो उत्तर है राजनीतिक दल के अभाव में असंभव है। अगला है कि किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है, तो कौन देता है, निर्वाचन आयोग देता है राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता। अगला है कि किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, जब क्या होता है, जब से 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो तब। अगला है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है, कम से कम कितने, 4 राज्यों में वो राज्य स्तर का दल होना चाहिए। इसके बाद में इसके कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे भारत में स्थायी दल व्यवस्था नहीं है, तो क्या कारण है कि अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं, इसलिए इसमें स्थायी दल व्यवस्था नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि मतलब ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए जो है बी वाला राइट हो जाएगा। अगला है कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम वर्ष कब मिली थी, तो उत्तर है 1995 में मिली थी राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता। अगला क्वेश्चन है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता तभी प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो, तो कितना मत प्राप्त हो, 4%। अगला है कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए, तो उत्तर है 4% वैध मत अथवा अधिक राज्यों में होना चाहिए ये 4% मत। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, तो उत्तर है पंजा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो उत्तर है कमल है। अगला है कि धनुष एवं तीर निशान है किसका है दोस्तों, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ, तो उत्तर है 1921 में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो उत्तर है 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि किस मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह की आवंटन के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है, तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगला है कि किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है, तो किसका अपरिवर्तित रहा है, वो है दोस्तों सीपीआई का। अगला क्वेश्चन है कि पशुपक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला था, किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक का। अगला है कि तेलुगु देशम पार्टी जिसको टीडीपी कहते हैं इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो इसका साइकिल है टीडीपी का चुनाव चिन्ह। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे, तो उत्तर है जयप्रकाश नारायण थे। अगला है कि राजनीतिक दल किसके लिए जरूरी है, तो उत्तर है दोस्तों लोकतंत्र के लिए जरूरी है। अगला है कि भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी, तो उत्तर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।
अगला है कि किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? तो उत्तर है भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना। अगला है कि किस दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी? उत्तर है स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी। दोस्तों, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।